हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित, जो कि हम अब मतलब कक्षा 10 के गणित का जो है चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज हम जो है पढ़ेंगे किताब को। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो इसमें पहले चैप्टर में हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब जो जो टॉपिक होगा एग्जाम के इम्पोर्टेंट से, जो आपके सिलेबस में होगा, यानी 2027 के। ठीक है, ये सिलेबस होगा 26 और 27। ओके, तो नया, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका ख़त्म हो गया, मतलब जो 10th में थे बच्चे वो उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, बोर्ड एग्ज़ाम। अब 9th वाले जो 10th में गए हैं, अब उनकी जो है तैयारी शुरू होगी। तो हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। 14 चैप्टर हैं इस, मतलब इस बुक में, कक्षा 10 के गणित में जो है कुल 14 चैप्टर है। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हम पहले इम्पोर्टेंट थोड़े जो जानने लायक हैं बेसिक से, उनको जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है अभाज्य संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो अभाज्य संख्या तो भाई पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है कि वह पूर्ण संख्या है जो भाज्य नहीं है। जैसे वह, एक मिनट, वह पूर्ण संख्या है, वह पूर्ण संख्या है जो भाज्य नहीं है। ठीक है, भाज्य नहीं। आप जो है चैप्टर वाइज मतलब फेयर भी बना सकते हैं। जैसे नए नए बच्चे आते हैं ना, फेयर बनाते हैं, तो आप भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गया मतलब हमारा, कि हम अगर नॉर्मली बताना हो किसी को कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि वह पूर्ण संख्या है जो भाज्य नहीं होती। लेकिन इसको दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, देखिए, कि जिन, देखिए, अगर स्पीड स्लो लगे तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। अगर आपको आता है भाई तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बेसिक से देखिए। ठीक है, जिन संख्याओं के गुणनखंड एक और दी हुई संख्या, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, दी हुई संख्या के अतिरिक्त कोई और पूर्ण संख्या ना हो। ठीक है, पूर्ण संख्या ना हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इतना ही रखिए, बाकी आप लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए, जिन संख्याओं के गुणनखंड एक और दी हुई संख्या के अतिरिक्त कोई और पूर्ण संख्या ना हो, यानी जैसे अगर देखिए आप एग्जाम्पल में देखिए, अगर आप 2 लिखते हैं, 2 को ना तो आप किसी और से काट सकते हैं, ठीक है, केवल 2 को आप 2 से काटेंगे या फिर 1 से। ठीक है, 3 को भी केवल 3 से काटेंगे या फिर 1 से, 5 को भी या तो 5 से या तो 1 से, 7 को भी, फिर 11, फिर 13, ऐसे मतलब 17, 19, ऐसे। ठीक है, 80 से। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। तो आप इसे और भी तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब जिसका गुणनखंड केवल स्वयं हो और एक हो, तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, सॉरी, अभाज्य संख्या। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। अब दूसरा देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या नाम से ही पता चल रहा है कि जो, जिसका जो है मतलब, इसको डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, जिनका गुणनखंड एक और
स्वयं के अतिरिक्त, देखिए जिनका गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी पूर्ण संख्या हो सकती हैं, और भी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है, किताब की भाषा में और भी अच्छे से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी भाषा में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि उन पूर्ण संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं जिनके स्वयं और संख्या 1 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे में तो बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे 8 नहीं, हम शुरू से उठा रहे हैं। 8, 4, 12, 10, 15, 20, इसके बाद 14, 86। ठीक है, बहुत संख्याएं हैं, तो इसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये तो हो गया हमारा भाज्य संख्या। तो इसी पर मतलब इन्हीं दो संख्याओं का हमारा जो है इस चैप्टर में यूज होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, लासा मौसा निकालने के लिए एलसीएम और एचसीएफ। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिनको आपको मल्टीपल चॉइस के लिए याद रखना है, उनको भी मैं बारी बारी से बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा सब कुछ ध्यान से। ठीक है, अब देखिए, जैसे अभी पूछ लिया जाता है कि संख्या 1 क्या है। संख्या 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। संख्या 1 ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट, संख्या 2, आई होप आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा। यानी संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा केवल 2 ही समअभाज्य संख्या है। ठीक है, और तीसरा और लास्ट पॉइंट, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 तथा, ये तथा है, तथा सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या 9 है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि ऑप्शनल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके आगे तो आगे है हमारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, हम देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे ना, छोटे छोटे मतलब एक चैप्टर को 2-3 क्लास में मतलब 2-3 लेक्चर में पढ़ेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ भी आए और मैं भी जो है वीडियो आसानी से बना सकूं। ठीक है, अंक गणित, अंक गणित की आधार
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अब इसको पढ़ते हैं आगे। देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं, तो आप इसमें जो है थोड़ा थ्योरी जान सकते हैं, मतलब कहते किसको हैं। बाकी हालांकि एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, बस थ्योरी जानने के लिए थोड़ा जान लीजिए कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य, राइटिंग थोड़ा कम ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बताया कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित यानी लिखी जा सकती है। आगे लिखेंगे इसके अनुसार एक दी हुई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में बिना क्रम के अभाज्य संख्याएं एक अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जाता है। इतना आप लिख लिए होंगे आई होप, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो है भाज्य संख्या के रूप में उसके गुणनफल के रूप में लिखी जाती है, गुणनखंडित मतलब लिखी जाती है। इसके अनुसार एक दी हुई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में बिना क्रम की अभाज्य संख्या एक अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारा कोई संख्या हो गया 90। ठीक है, इसको अब गुणन अगर करेंगे तो 2 3 3 5, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर आप इसको मतलब इसका ये तो गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, गुणनखंड, फैक्टर जिसको कहते हैं।
ये गुणनखंड है। आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जैसा मन आपका, ठीक है, जैसी इच्छा आपको, आप इसको जिस तरीके से मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, मतलब आप इसको किसी भी साइड से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है। तो अगर इसको समझने के लिए केवल एक लाइन में चाहिए तो आगे देखिए, मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, इसको आप जो है एक लाइन में, जो मैंने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को बताया, उसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी बताता हूँ, देखिए, अतः एक प्राकृत, ठीक है, प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणन खंडों, उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ठीक है। अद्वितीय मतलब केवल एक। इसको आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं कोष्टक में, ठीक है। तो आई होप बच्चों इतना समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अतः एक प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में भाई तो कुछ भी आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इनफाइनाइट तक, ठीक है। एक से शुरू होता है इनफाइनाइट तक प्लस। तो प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड, जैसे अगर आप प्राकृतिक संख्या में 4 ले लिए, 4 का ये होता है, अब जैसे 25 नहीं 28 ले लिए, तो 28 का होता है 2 × 7, ओके। ऐसे 21 ले लिए, 21 का होता है 3 × 7। तो ये सब देख रहे हैं अद्वितीय है, मतलब 21 का सिर्फ यही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये हो गया हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। बाकी अगला हम जो है टॉपिक पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। हालांकि मैं फार्मूला दे देता हूँ, बाकी जो है बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दूसरे पार्ट में, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है कि जैसे HCF गुणे LCM, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या होता है, दोनों संख्याएं, जैसे संख्या हो गई, दोनों संख्या का गुणा। तो HCF और LCM का गुणा दोनों संख्याओं का गुणा है। यानी अगर HCF को अगर हम H लें सिर्फ, नहीं तो HCF ही लिख लो, और LCM, और मान लीजिए कोई संख्या A है और B है, तो यानी AB का हमें क्या करना है, HCF निकाल के और LCM निकाल के दोनों के गुणनखंड के बराबर कर देना है। यही फार्मूला होता है, ठीक है। बाकी आप अगर इस पर आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मत कीजिए, मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। और एक टॉपिक और, हालांकि आपके बुक में मतलब सिलेबस में कटा हुआ है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि जानकारी रखनी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, इसको हम जरूर पढ़ेंगे। हालांकि इस बार सिलेबस में, पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं है, लेकिन जब मैं 10th में था तो सिलेबस में था, इसलिए मैं इसको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, ताकि जानकारी रखिए भाई। हाँ, सिलेबस में तो काट दिए गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है तो पढ़ सकते हो आसानी से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अच्छे से पढ़िए भाई बच्चों। तो आगे क्या, अभी शुरुआत है तो अभी कम समझ में आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, समझ लगेंगे आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।